নমস্কাৰ, মই নয়ন প্ৰতিম কুমাৰ। ইতিমধ্যে 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে সমুখ সমৰত নামি পৰিছে। আৰু এতিয়া আমি উপস্থিত আছো ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰত। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী भूपेश बघेल डांगरिया। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिनिधि। नमस्कार नमस्कार। तो क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों को? इस समय पिछले समय की रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले समय हम लोग 68 सीट जीते थे, तो इस बार 75 पार होगा पक्का। कैसे होगा? क्योंकि हम लोगों ने जनता के हित में काम किया है, विकास के काम हुए हैं, और शिक्षा में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो काम हमने 5 साल किए हैं, तो एक भरोसा हमने जीता है लोगों का, और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय 75 पार। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये कह रहा है कि इस बार कांग्रेस को जनादेश मिल सकता है। तो आप लोगों का हिसाब से कितना आएगा सीट्स? 75 सीट पूरा आएगा? पक्का है। ये गारंटी है आप लोगों का? बिल्कुल। जैसे लोगों को आप लोग गारंटी दे रहे हो ऐसे ही आप लोग? क्योंकि हमारी गारंटी पे लोगों को भरोसा है। ओके। अब जब लोगों को भरोसा है तो आशीर्वाद भी पूरा देंगे हमको, कम क्यों करेंगे वो लोग। ओके। इसके पीछे का राज क्या है एक्चुअली, कि जो कारण तो होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। किसान यहाँ समृद्ध हुए, मजदूरों को अवसर मिला, नौजवानों को रोजगार भी मिला, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो संस्कृति है उसको खूब बढ़ावा हमने दिया। तो ये सब जो कारण है उसके कारण से हमको आशीर्वाद मिला। पहले चरण में जो 20 सीटें जी इलेक्शन होने जा रहा है, जी, कितने आएंगे उसमें? उसमें मैं समझता हूँ कि 20 में से पहले भी हमारे 17 सीट थी। हाँ। इस समय 1 सीट और बढ़ेगी हमारी। लेकिन ऑपोजिशन का मानना है कि इस बार कमेगी, इसमें कम होगी। अब वो उनका आकलन है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इस समय 18-19 सीट हम जीतेंगे पक्का। लेकिन जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है उसमें कांग्रेस का कम हो सकता है, ऐसा भी बहुत लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ नाराज हैं इसलिए हो सकता है ऐसा करके, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि नक्सली बहुत पीछे हट गए, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। हाँ, ये मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जल जंगल जमीन पे उनको अधिकार दिया। ओके। उनके लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था की, उसका वैल्यूएडिशन किया, रोजगार के अवसर प्रदान किए, उसके इलाज की व्यवस्था की। तो जैसे आपके यहाँ हाट होता है, हमारे यहाँ भी हाट बाजार होता है। ओके। तो हाट बाजार में भी लोगों की इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज हो रहा है। शिक्षा भी, बच्चों का अब अंग्रेजी स्कूल हम लोग शुरू किए, 750 स्कूल हमने शुरू किए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। तो और पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जो उद्योगों के लिए जमीन ली गई थी आदिवासियों से, उसको वापस कराने का काम केवल छत्तीसगढ़ में हुआ। यदि बंगाल में भी आंदोलन चले, लेकिन अभी तक जमीन वापस नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने वापस कर दिया। 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दिया। तो एक विश्वास, एक भरोसा कांग्रेस की सरकार पर है। तो इस हिसाब से तो मिलना चाहिए आपको ज्यादातर सीट। बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं 2 दिन रह के आया हूँ। अभी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी सभा की है। इसके पहले राहुल जी, प्रियंका जी भी सभाएं हुई। हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, जबरदस्त उत्साह सब जगह। दंतेवाड़ा का क्या होगा इस बार? दंतेवाड़ा भी जीतेंगे पक्का। तो कहा जाता है कि बस्तर और सरगुजा जिसका होता है, छत्तीसगढ़ उसका हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण में बस्तर है, उत्तर में सरगुजा है, बीच में सब मैदानी हिस्सा है। तो यहाँ तो मैदानी हिस्से में तो किसान बड़ी संख्या में रहते हैं, सबसे ज्यादा किसान है। तो यहाँ तो एक तरफा होने वाला है। लेकिन जो माओवादी है जी, उन लोगों ने अभी इस साल का जो इलेक्शन है उसे बॉयकॉट किया है, बहिष्कार किया है। हर इलेक्शन में करते हैं। और उन लोगों ने निशाना भी साधा है, भाजपा और कांग्रेस को भी, सबको। आपको क्यों साधा है निशाना? आप तो बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। देखिए, उसकी संख्या बहुत कम रह गई है। आप देखिए कि एक समय था जब पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाते थे। ओके। 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ काले झंडा फहराए जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गांव के जो पोलिंग बूथ है उसको सड़क किनारे लाया जाता था, मुख्य मार्ग के नज़दीक में पोलिंग बूथ। आज सैकड़ों जो पोलिंग बूथ है वो गांव में
गांव के लोग पहली बार अपने गांव पोलिंग बूथ में मतदान करेंगे। ओके। तो ये बड़ा बदलाव है। नहीं तो पहले तो धमकी मिलती थी, यदि आपकी उंगली में स्याही के निशान मिला तो उंगली काट दी जाएगी। आज वो बात नहीं है। तो इस बार आप लोगों ने लोगों को ये बताया कि पुनः सरकार बनने पर इस बार अभी तक 17 गारंटी आप लोगों ने दे दी जी। और बढ़ सकता है इसमें? अभी तक घोषणा पत्र आना बाकी है, बढ़ेगा और भी हो सकता है। लेकिन अभी तक है, एक गारंटी हमने आज ही शुरू कर दिया। आज राज्य स्थापना दिवस है। हाँ। और धान भी 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदना आज ही शुरू हो गया। अब 16 गारंटी और, तो 16 गारंटी भी हम पूरा करेंगे। ऋण माफी तुरंत करेंगे सरकार बनते ही। पहले तो किया है आप लोगों ने, पहले भी किया था। हाँ। इस कारण से पूरा भरोसा पिछले समय 19 लाख किसानों के 9.5 लाख करोड़ रुपया, 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ किया था। तो किसानों के विश्वास है कि हमने इसीलिए कहा कि पिछले समय की तरह इस समय भी ऋण माफ करेंगे। तो लोगों को विश्वास है, किसानों को विश्वास है। छत्तीसगढ़ की 70% आबादी तो कृषि से जुड़ी हुई है जी, उससे तो इससे ज्यादा है। बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता, मिलना ही मिलना है। लेकिन बीजेपी एलिगेशन ला रहे हैं कि वादा तो दे रहे हैं आप लोग, निभाएंगे कब, ऐसा कुछ। 15 साल उनको मौका मिला था, उन्होंने जो गारंटी दी थी तो उसकी गारंटी का कोई गारंटी नहीं है। जनता उसकी गारंटी को भी विश्वास नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने जो गारंटी दी, छत्तीसगढ़ की जनता उस पर भरोसा करती है। तो ये जो भरोसा है कांग्रेस सरकार की, वही सबसे बड़ी पूंजी हमारी है। इसीलिए वो बताया जा रहा है कि भूपेश सही तो भरोसा है जी, इसीलिए ये भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। कोई संदेह नहीं है इसमें कि बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या है, रीजंस क्या है कि इतना भरोसा इसलिए जनता भरोसा के ऊपर कि जो बात हमने कही थी वो हमने किया। विपरीत परिस्थिति में हमने डिलीवर किया। जब पूरे देश में कोरोना था उस समय तो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह काटे जा रहे थे। कई राज्य में 30% कटौती कर दी गई थी। हमने कटौती नहीं की, बल्कि किसानों से जो वादा किया था कि हम 2500 रुपये में खरीदेंगे, केंद्र सरकार अड़ंगा लगाया। फिर भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उसके घर में, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। कोई सोच नहीं सकता था उस समय, हमने किया। मजदूरों के लिए मनरेगा काम शुरू किया उस समय। 3 महीने का राशन एडवांस में हमने सबको फ्री में दे दिया एक साथ, कि अभी संकट है, घर में गरीबों के घर में चावल नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो 3 महीने के चावल हम एक साथ दे दिए उनको। यही भरोसा है आप लोग। तो ये भरोसा, मतलब संकट में भी हमारी ये सरकार खड़ी रहती है हमारे साथ, हमारी परेशानी समझते हैं और उसका निदान ढूंढते हैं। नरवा, गरवा, घुरवा और बारी बहुत काम आए आप जी। मतलब हमारी छत्तीसगढ़ के 4, हमने नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। जो नाला है, आपके यहाँ ब्रह्मपुत्र है, बड़ी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ हमारी भी महानदी है, लेकिन छोटी छोटी नाले बहुत हैं। 30,000 नाले हैं। वाटर रिचार्जिंग का काम हम लोगों ने किया। तो अभी तक के 13,000 नाले हमने रिचार्ज कर लिया। उससे जब वाटर लेवल ऊपर आया, किसानों को लाभ हुआ। हमारे वनों में जो जमीन में नमी आई और उसके कारण से हरियाली भी बढ़ी है। तो ये नरवा प्रोजेक्ट हो गया। उसी के साथ गरवा गौठान की व्यवस्था हमने की। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा, 4 रुपये किलो लीटर में गौमूत्र खरीद रहे हैं। तो उससे पैसा बना लोगों का, और फिर उसे वर्मी कंपोस्ट बनाया, खेत में डालने का काम आया, उससे लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये हमारा गरवा हो गया। और घुरवा मतलब कंपोस्ट खाद तो है ही। और बाड़ी जो किचन गार्डन है उसको भी लाखों की तादाद में हमने डेवलप किया ताकि हर सब्जी उनको मिल सके। ये वो पूरा कॉन्सेप्ट है। और गोधन न्याय योजना जो था जी, कितना किसानों को लाभ हुआ इससे? उससे करीब, देखिए, गोधन न्याय योजना से करीब 3.5 लाख जो गौपालक हैं वो उनके खातों में 271 करोड़ रुपये गया। और उससे डेयरी चलाने में उसको बड़ा फायदा हुआ। डेयरी चलाना बड़ा घातक सौदा था।
और उससे सबसे बड़ी फायदा ये है कि जो मवेशी खुले में घूमते थे अब उसमें बहुत कमी आ गई, फसल हमारा बच गया, नहीं तो किसान खेती करना छोड़ रहे थे। तो गोधन न्याय योजना के और केवल उसमें गौठान में हम लोग केवल गोबर भर खरीदी बिक्री नहीं करते, बल्कि बहुत सारी गतिविधि हैं। बकरी पालन भी करते हैं, गौ पालन भी करते हैं, उसमें मछली पालन करते हैं, उसमें मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सब्जियां भी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे और गतिविधियाँ वो भी संचालित कर रहे हैं। तो आय का एक केंद्र बन गया है हमारा गौठान गोधन न्याय योजना। तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत बखूबी जो यहाँ का ट्रेडिशंस हेरिटेज को आगे बढ़ाया है, इमोशनली सबको लेकर आगे बढ़ाया है, और उसके साथ आपने इसे लाइवलीहुड से भी जुड़ा। तो कैसे मन में आया कि इसे हेरिटेज को इसी तरह आगे बढ़ाना है, लाइवलीहुड को भी जोड़ना है? मुख्य रूप से कोई भी हर क्षेत्र अलग अलग संस्कृति, असीमित संस्कृति अलग है, बंगला संस्कृति अलग है, उड़िया संस्कृति अलग है, और वो उसकी पहचान है। वैसे छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, यहाँ के खेल कूद है, यहाँ के रहन सहन, यहाँ खान पान, यहाँ के गीत, यहाँ के संगीत बहुत प्राचीन है और बहुत समृद्ध है। लेकिन लगातार उपेक्षा 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 ये होता रहा, लेकिन हमने उसको प्राइड में बदल दिया। जनता खुश है, उससे खुश हो गया, सवाल ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमने शुरू किया, आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने कराया, रामायण महोत्सव भी कराया, और सारे जो 30 त्यौहार है उसमें अवकाश घोषित किया, और बढ़िया से हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपके यहाँ बिहू होता है आसाम में, तो हम लोग भी यहाँ भी जो हरेली है, तीज है, आप शेरशेरा पुन्नी है, उसको बढ़िया ढंग से उसको आयोजित करवाते हैं। तो ये जो हमारे जो लोकल प्राइड है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसमें अब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और जब इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है अभी यहाँ, तो मुद्दा भी बन रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है यहाँ, तो इसे आपने कैसे एड्रेस किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले तो 12 लाख किसान ही हमारे धान के फसल बेचते थे, आज 26 लाख हो गया 5 साल बीतते हुए। मतलब ये है कि अब छत्तीसगढ़ में रिवर्स माइग्रेशन, जो गांव से शहर की ओर पलायन करते थे, अब चूंकि खेती लाभ का धंधा हो गया है, शहर से गांव की तरफ जा रहा है। डेयरी पहले घाटे का धंधा था, अब वो फायदे के रूप में बदलते जा रहा है। उसी प्रकार से लघु वनोपज संग्रहण पूरे देश का 74% हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं, उससे नए नए रोजगार मिल रहे हैं। तो हर चीज में कैसे हम उसको रोजगार से जोड़ें, हर योजना में कोई उत्पादन हो रहा है उसे बिक्री की व्यवस्था कैसे करें, वो लाभदायक कैसा हो, तो जो उत्पादक है उसे बेचने की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। तो इस कारण से जो बेरोजगारी दर सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन इतने सारे गारंटीज के बाद भी जी बीजेपी बोल रहा है कि यहाँ विकास नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। लो भला, हमारे प्रदेश में 1 लाख करोड़ का बजट है हर साल, 5 साल में 5 लाख करोड़ का बजट, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो खर्चा है वो 40% आप निकाल दीजिए। उसके बाद 1.25 लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ रुपया जो हितग्राहियों के खाते में हमने पैसा सीधा डाला है। तो भ्रष्टाचार कैसे, गुंजाइश ही कहाँ है जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं? ये तो केवल अब उसको कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आरोप लगा दो। अब जैसे गौठान में आरोप लगा दे 1360 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और जब गोबर ही 271 करोड़ का खरीदे हैं तो 1360 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा भाई? अब जो ऑनलाइन मतलब इधर बटन दबा उसके खाते में पैसा। तो ये अब चूंकि अब कुछ तो बोलना है उनको, तो ईडी छापा डलवा दो, आईटी छापा डलवा दो और बदनाम करो, इसके अलावा क्या है? नहीं, ईडी के बारे में मैं आऊंगा बाद में। लेकिन घोटाले के बारे में जब बात करें, हाँ, कर रहे हैं हम कि महादेव ऐप घोटाले, हाँ, कोयला घोटाले जी, पीएससी घोटाले, बहुत ये सब क्या है? महादेव आप घोटाला बढ़िया बात करें। महादेव में जो ऐप है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई शुरू की, देश में और कोई राज्य नहीं किया। 450 लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। उसके लैपटॉप, उसके गैजेट्स, उसके मोबाइल, उसके पैसे सब जब्त किए, और उसके मालिक दुबई में रहते हैं या बाहर रहते हैं देश के बाहर।
हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। अब उसकी गिरफ्तार करी जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार कर नहीं रही। अब मेरा आरोप उल्टा है, उन पर है कि आप महादेव ऐप को कोई भी राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती जो विदेश से संचालित है। तो केंद्र सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर रही है? नहीं बंद करने के पीछे क्या कोई लेन देन तो नहीं है? अब दूसरा घोटाला कौन सा है? पीएससी घोटाला बोल रहे हो? पीएससी में भारतीय जनता पार्टी समेत तो मेरिट लिस्ट ही बदल दिए थे। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन उसकी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अब मैं ये कह रहा हूं कि पीएससी में घोटाला हुआ क्या है, मुझे बता दो। आप सिर्फ इतना करते हैं, अधिकारी के रिश्तेदार हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। परिवारवाद अधिकारियों का, नेताओं का तो नहीं लगा है, अधिकारियों को हुआ है। और वो कोर्ट चले गए, ननकी राम कंवर उनके पूर्व मंत्री हैं भाजपा के। अब हाई कोर्ट न्यायालय यदि आदेश देती है कि भाई पीएससी में कोई अधिकारी बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, वो आदेश कर दे, हम आगे बंद करवा देंगे। इसमें गलत क्या है मुझे ये तो बताए। और यदि शिकायत होगी तुरंत जांच होगा और कार्रवाई करेंगे, लेकिन शिकायत तो हो। तो आपका कहना है कि नेताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? वो आरोपी लगा रहे हैं अधिकारी के बच्चे हुए कर उसको सिलेक्शन हुआ है। तो जब अधिकारियों के बच्चे के हुआ सिलेक्शन हुआ है तो नेताओं का क्या, कहाँ कोई मंत्री, कोई विधायक, सांसद के बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगा, बता दो मुझे, तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ आरोप भी नहीं किसी विधायक के बच्चे हैं, कोई मंत्री के बच्चे हैं, किसी सांसद के बच्चे हैं, इसकी शिकायत ही नहीं है। शिकायत क्या है? अधिकारियों के बच्चे। और न्यायालय गए हैं तो न्यायालय आदेश करते भाई कि अधिकारी के बच्चे पीएससी में भाग नहीं ले सकते, तो हम रोक लगा देंगे, ऐसा आदेश हो जाए। और कोयला घोटाला आरोप लगाया। कोयला यहाँ खदान किसकी है? भारत सरकार की। लेकिन एक भी अधिकारी से पूछताछ की? चपरासी तक से पूछा आपने? उसके सुरक्षा अधिकारियों से किसी से पूछताछ नहीं। इस घोटाला हुआ तो खदान तो आपकी है ना, भारत सरकार की। किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बताओ? और आप जितने आरोप क्या लगाए, 550 करोड़ का घोटाला, और जितने लोगों को गिरफ्तार किए हैं उसकी चल अचल संपत्ति मिला भी 100 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ नहीं है, और 550 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। वो भी चल पैतृक संपत्ति जोड़ के भी, तो आपका आरोप ही निराधार बनता है। जो चालान प्रस्तुत है तो उतना तो संपत्ति दिखाना पड़ेगा ना आपको। आप आरोप जितना लगा रहे हैं उतनी संपत्ति दिखानी पड़ेगी, वो था ही नहीं। और बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हवा में आरोप लगा रहे हैं, ये सीधा ये ईडी आईटी का दुरुपयोग कर रहा है, राजनीतिक उपयोग कर रहा है और सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहा है। ईडी सीबीआई डेमोक्रेसी के लिए क्या खतरा है अभी? नहीं, ईडी सीबीआई आईटी है, वो संस्थाएं हैं जो अपराध हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और कभी कभी तो आप ईडी को भस्मासुर भी बोला थे, ईडी भस्मासुर, ऐसा कुछ डायलॉग आपने दिए थे। उसके बाद आपने बोला कि ईडी वाले कुत्ते की तरह गली गली घूम रहे हैं। वो कुत्ते की तरह नहीं, आप शब्दों को गलत उपयोग मत करिए। ईडी आईटी छत्तीसगढ़ में इतना घूम रहे हैं जितना कि गली में कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। तो यहाँ इतना घूम रहे हैं जितना कि मोहल्ले में कुत्ता बिल्ली नहीं घूमते। और फिर ये ईडी आईटी का इतना दुरुपयोग, इतना भयावह किया जा रहा। अब इसका सीधा उदाहरण आपका महाराष्ट्र है, सरकार ही बदल दी उसके डरा के। आप अब एक मुसलमान विधायक है, वो बयान देता है कि हिंदू तो खतरे में है, इस कहां से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, दल बदल कर रहा हूँ। ये तो हास्यास्पद नहीं था और क्या है। और आप ही के अंदर गए थे। आपने बहुत सारे गारंटीज दे दिया था 2018 में। शराबबंदी भी था एक गारंटी, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुआ। शराबबंदी ऐसा है कि उसको मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा पूरे देश में लागू कर दे, तो छत्तीसगढ़ में अपने आप लागू हो जाएगा। हमने कहा था शराबबंदी सामाजिक बुराई है, लेकिन उसका अनुकूल वातावरण
बनाकर ही उसको बंद किया जाए। हम उसके पीछे नहीं हट रहे हैं, हम नशाबंदी के खिलाफ हैं, नशाबंदी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक झटके में उसको लागू कर दो और लोग जहरीली शराब पी के मर जाए, ऐसा हम लागू नहीं कर सकते। हम लागू करना चाहते हैं और आगे मौका मिलेगा निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा में प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। 2018 में आप लोगों को 68 सीट मिले थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके बाद 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 11 में से 9 बीजेपी को मिल गए। हाँ, क्या आप इस बार गारंटी दे रहे हो कि इस बार रिवर्स होंगे? पूरी कोशिश होगी और मुझे पूरा विश्वास है। अब जनता को तो आप गारंटी दे ही रहे हो। हाँ, मोदी जी का जो लोकप्रियता है अब ढलान पे है, तो रिवर्स भी हो सकता है। तो आप गारंटी की तौर पे ये दे सकते हो कि हम इस बार रिवर्स करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो 19 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपको सिर्फ 2 मिले थे जी, 5000 से एक सीट और हार गए थे, ये तीसरी सीट भी हमारी होती है। बढ़ाएंगे, समय बढ़ेगा, पूरा विश्वास है। और ये भी चर्चा में है कि डिस्कस में हो रहा है कि गली गली कि कभी भूपेश बघेल जी दिल्ली जाने चाहेंगे, क्योंकि इंडिया मोर्चा अभी 2024 के लिए इंडिया मोर्चा हुआ है। दिल्ली में हमारे बहुत सक्षम नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और हम तो चाहेंगे कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली जाने के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत काम करना है। कोई साथ नहीं है मेरी कोई इच्छा नहीं। लास्ट में आप ये बताइए कि यहाँ जो 15 साल में 15 साल तक बीजेपी रहा और आप लोगों का ये 5 साल का है, डिफरेंस अगर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे आप? कि 2018 में जो आरबीआई की रिपोर्ट आया उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं छत्तीसगढ़ में। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गरीब बनाया। और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट अभी आया है, उसमें ये कहा गया है कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा के बाहर आए कांग्रेस की सरकार में। एक लाइन का जवाब। और यहाँ देखा गया है कि अभी जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है उसमें कुछ राज्यों में, स्पेशली 3 राज्यों में बीजेपी ने 18 एमपी को उतारा है निर्वाचनी क्षेत्रों में। यहाँ तो देखा गया 4 एमपी है। क्या बीजेपी में क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस? बिल्कुल है, तभी तो उतारे हैं, केंद्रीय मंत्रियों तक उतार दिए। इसका मतलब ये है कि आप बेहद डरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, तभी आपने केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ा है। तो इस बार मोदी फैक्टर क्या काम करेगा छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो 2018 में नहीं किया था। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी मोदी के नाम वोट मांग रहे हैं अभी। तो 2018 में भी मोदी जी थे, तब भी उन यहाँ मुंह की खानी पड़ी थी। 15 साल की सरकार थी, 15 सीट में सिमट गए थे। इस समय तो वो भी नहीं मिलेगा। तो मोदी जी को वोट नहीं मिलने वाला इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। तो पाटन सीट से जी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है अभी ये आपका जो क्षेत्र है पाटन जी। तो इसमें आपका भतीजे भी है, विजय बघेल जी है, और अमित जोगी भी मैदान में उतारा है। तो भारी पड़ेगा इस बार? नहीं, पहले भी हम लोग लड़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अमित जोगी का कहना है कि इस बार रियल इलेक्शन होगा पाटन में। तो इसके पहले क्या सब फाल्स हो रहा था? तो सासा भतीजा का वो बोल रहे थे कि उनकी लड़ाई भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। पिछले 23 सालों में पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक सासा भतीजे के बीच प्यार चल रहा था, ऐसा कहना है अमित जोगी का। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक ये भी हो सकता है। अभी तक के कैंडिडेट जो नाम वापस लेंगे, कल तक पता चलेगा कितने कैंडिडेट है, उसमें हो सकता है वो भी हो एक। ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कि वो भी एक है कैंडिडेट होगा। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप कि छत्तीसगढ़ का जनता? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 5 साल में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की, और हम लोगों ने जो काम किया उसके आशीर्वाद के तौर पे फिर से हमको मतलब सरकार बनाने का अवसर दें,
तेजी से और विकास हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, इतना समय आपने हमको दिया बिजी शेड्यूल के बावजूद भी। जी। हम आशा करते हैं कि आपने जो आशा किया वो फुलफिल हुआ आपका। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। এয়া আছিলে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে আমাক বহুখিনি সময় দিলে আৰু আমি কৈছোঁৱেই যে ইতিমধ্যে 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেয়া 24ৰ ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গতিকে এই 5খন ৰাজ্যত বিশেষকৈ ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত এইবাৰ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 3 ডিচেম্বৰত। গতিকে ছত্তীশগড়ৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত আমি অসমবাসীক আমি ছত্তীশগড়ৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট হিচাপে ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াৰ মতামত জনালোঁ। গতিকে আমি আৰু কিছুদিন বাট চাব লাগিব যে এইবাৰ ছত্তীশগড় কাৰ, তালৈ আমি বাট চাব লাগিব অহা 3 ডিচেম্বৰলৈ। ইমান সময় এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই নয়ন প্ৰতিম কুমাৰে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।